नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमावत और आप देख रहे हैं सिंस इंडिपेंडेंस। लॉकडाउन के दौरान ब्लैकमेलिंग और सेक्सटॉर्शन के मामले तेजी से बढ़े हैं। आइए आपको बताते हैं कैसे ये मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले साइबर ब्लैकमेलिंग से जुड़े इन दो मामलों के बारे में आपको बताते हैं। पहला केस है वो बेंगलुरु के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अविनाश बीएस के पास सोशल मीडिया से एक कॉल आती है, जिसमें एक महिला न्यूड होकर उससे बातचीत कर रही होती है। कुछ दिनों के बाद उससे पैसों की मांग शुरू हो जाती है। पैसे नहीं देने पर उन्हें बदनाम करने की धमकी दी जाती है। इससे परेशान होकर अविनाश साल 23 मार्च को सुसाइड कर लेते हैं। दुखद है खबर भी और साथ के अंदर मामला भी। इसके अलावा दूसरा मामला है उत्तर प्रदेश के रामपुरा के एक भाजपा नेता के पास, जो इस साल 22 अप्रैल को इसी तरह की अश्लील कॉल आती है और फिर उससे भी पैसों की मांग शुरू की जाती है। पैसे ना देने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी जाती है। वे 24 मई को हिम्मत कर और पुलिस से इसकी शिकायत करते हैं तो पूरा मामला सामने आता है। इन दोनों केसों में एक बात है वो कॉमन है कि सोशल मीडिया पर अश्लील कॉल पर कर किसी भी व्यक्ति का आपत्तिजनक स्थिति में वीडियो बना लिया जाता है और फिर उसे ब्लैकमेल कर पैसे वसूले जाते हैं। पुलिस इस तरह के साइबर अपराध को सेक्सटॉर्शन का नाम देती है। सेक्सटॉर्शन यानी कि सेक्स संबंधी किसी भी वीडियो या चैट के जरिए पैसे वसूल करना। इस तरह के इक्का दुक्का मामले पहले भी आपने सुने होंगे और सामने आते थे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान इस तरह के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। पुलिस अधिकारी कहते हैं कि इस तरह के अपराधों के आंकड़ों का अभी पूरा विश्लेषण नहीं किया गया है, लेकिन मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि सामान्य दिनों की तुलना में जो सेक्सटॉर्शन के जो मामले हैं वो 5 गुना यानी कि 500% तक बढ़े हैं। सवाल उठता है कि सिर्फ किसी के अश्लील वीडियो कॉल पर कर देने पर भर से ही कोई व्यक्ति ब्लैकमेल होना कैसे शुरू हो जाता है। पुलिस अधिकारी इस बारे में बताते हैं कि सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति से नजदीकी बढ़ाई जाती है और फिर उसे वीडियो कॉल कर आने का लालच दिया जाता है। वीडियो कॉल पर उस आदमी के सामने आने पर रिकॉर्डेड पोर्न वीडियो इस तरह चलाया जाता है कि वह लाइव जैसा लगता है। पोर्न वीडियो चलने के दौरान कॉल पर जो सामने आए व्यक्ति को कपड़े उतारने के लिए कहा जाता है। फिर उसकी स्क्रीन रिकॉर्ड कर ली जाती है और बाद में यही स्क्रीन रिकॉर्ड स्क्रीन किया हुआ उस व्यक्ति को भेजकर ब्लैकमेल किया जाता है। पीड़ित की आप बीती से समझिए कि अपराधियों के पैसे वसूलने का तरीका जो सेक्सटॉर्शन का शिकार हुए यूपी बीजेपी नेता के अनुभव से इसे और बेहतर तरीके से जाना जा सकता है। उन्होंने कहा कि मेरी फेसबुक प्रोफाइल में एक महिला जुड़ी थी। उसने मुझे एक लड़की से इंट्रोड्यूस किया। उसने 1-2 दिन मुझसे मैसेंजर पर इस तरह की चैट की कि मैं वीडियो कॉल पर आने को तैयार हो गया। एक दिन रात 11 बजे के आसपास उस लड़की ने न्यूड वीडियो कॉल किया। उसने मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। फिर 2 दिनों बाद मुझसे पैसे मांगे जाने लगे। पहले उसने जो 20,000 रुपए की मांगे थे, मैंने सोचा 20,000 तो बात है, दे देता हूं। फिर मुझे लगा कि एक बार पैसे दे दिए तो ये आगे भी ब्लैकमेल करते रहेंगे, इसलिए अगली कॉल आने पर मैंने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस को सूचना देने के बाद भी ब्लैकमेलरों ने जो पैसा मांगना नहीं छोड़ा। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच का फर्जी अधिकारी बनकर फोन किया गया और उसे धमकाया गया। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो किस तरह से मामले को किस प्रकार से इसके ऊपर अपना हक जमाने लग जाते हैं। इसके बाद भी पैसे न देने पर ब्लैकमेलरों ने कहा कि उसका वीडियो यूट्यूब पर डाल दिया जाएगा। मुझे कहा गया कि अगर वीडियो हटाना चाहते हो तो यूट्यूब कस्टम केयर पर बात कर ले। पीड़िता को एक नंबर भी दिया जाता है जिस पर कॉल करने पर कहा गया कि अगर वीडियो हटवाना चाहते हो तो यूट्यूब को प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी। यानी कि इस तरह से जो व्यक्ति को इसके अंदर उससे पैसे निकलवाए जाते हैं। साथ के अंदर यूपी भाजपा नेता की ब्लैकमेलिंग के मामले की जांच कर रहे रामपुर के पुलिस इंस्पेक्टर ब्रिजेश सिंह बताते हैं कि जब हमने अपराधियों को पकड़ा तो उसमें से हमें कई ऐसे लोगों की भी जानकारी मिली जिन्होंने अपराधियों को पैसे चुका दिए थे, लेकिन उन पीड़ितों के वीडियो इनके फोन में अभी भी थे। अगर ये ना पकड़े जाते तो फिर ये लोग कभी भी उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते। भाजपा नेता ने समय पर पुलिस को सूचना दे दी। ऐसे में उनकी कॉल ट्रेस कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ऐसे 90% मामलों में पीड़ित पुलिस के सामने नहीं आते हैं।
उत्तर प्रदेश भाजपा नेता के मामलों में अपराधियों ने जो है सिम कार्ड ओडिशा के मजदूरों के नाम पर लिए थे, जबकि कॉल भरतपुर से किए जा रहे थे। इस गिरोह के कुछ लोग दिल्ली से भी फोन करते थे। जांच अधिकारियों के अनुसार जब जांच की शुरुआत की तौर पर जो तार हैं वो राजस्थान, भरतपुर, ओडिशा, दिल्ली और हरियाणा के मेवात से जुड़े। पुलिस को कॉल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किए जा रहे थे। हर बार अलग अलग लोकेशन आ रही थी, कभी भरतपुर तो कभी रामपुर की। कुछ फोन जो है दिल्ली से भी आ रहे थे। मुश्किल में भी ये थी कि जांच कहां से शुरू की जाए। ये जो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। वहां साथ में बैंक खाते भी फर्जी दस्तावेजों से खोले गए थे। पुलिस 15 दिन की कोशिशों के बाद सिर्फ एक नंबर ही ट्रेस कर सकी। इसके बाद पीड़ित से कहा गया कि वह ब्लैकमेलर्स को नगद पैसा देने का लालच दे। उसमें से एक युवक पैसे लेने के लिए दिल्ली पहुंचा, जब पुलिस उसे गिरफ्तार कर पाई। जांच अधिकारी ब्रिजेश सिंह बताते हैं कि मामले के खुलासे से पता चला है कि रामपुर का एक युवक जो है कि सेंट बेचने राजस्थान गया था। यहाँ अपराधी उसके संपर्क में आ गए और उसे जो है सेक्सटॉर्शन और साइबर अपराध करने की ट्रेनिंग दी गई। या वहां से लौटकर उसने रामपुर से ये ठगी शुरू की। इस गिरोह ने बरेली, उत्तराखंड, हापुड़ और कई दूसरे जिलों में लोगों को शिकार बनाया। पुलिस ने कुछ पीड़ितों से संपर्क भी किया, लेकिन उन्होंने सामने आने से इनकार कर दिया। क्या लॉकडाउन के दौरान इस तरह के मामले बढ़े हैं? एक सवाल है जो सबके जहन में आकर खड़ा होता है। इस सवाल पर उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय में तैनात एसपी साइबर क्राइम त्रिवेणी सिंह कहते हैं कि लॉकडाउन में जो मामले की निश्चित तौर पर बढ़े हैं, कितने बढ़े हैं अभी इसकी जो है एनालिसिस नहीं हुई है, लेकिन यह समझ लीजिए कि साइबर क्राइम ब्रांच के सभी जो रिसोर्सेज अभी ऐसे अपराधों की जांच में लगे हुए हैं। यूपी पुलिस का कहना है कि ऐसे ज्यादातर अपराधों को की जो सेंटर मथुरा, भरतपुर और मेवात में है। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता जो चिन्मय विस्वाल भी कहते हैं कि लॉकडाउन के दौरान ऐसे मामले बढ़े हैं। साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स पवन दुग्गल कहते हैं कि कोरोना काल और लॉकडाउन साइबर क्राइम के जो गोल्डन एज जैसा उभरा है। इस तरह के नए साइबर अपराधों हो रहे हैं जो हमने कभी नहीं देखे। इसकी वजह से ये बताते हैं कि जो कोरोना काल में लोगों के ऑनलाइन रहना जो बढ़ा है, इसके कारण जो है जो कंप्लीट लॉकडाउन के समय में तो हमने 24 घंटे डेटा इस्तेमाल किया है। इस डेटा का इस्तेमाल अपराध करने के लिए भी किया जा रहा है। साथ के अंदर यूपी और दिल्ली पुलिस दोनों के जो अधिकारी मानते हैं कि भरतपुर और मेवात इस अपराध के गढ़ नजर आ रहे हैं। यूपी पुलिस की साइबर शाखा के एक अधिकारी बताते हैं कि ये धंधा जो कुटीर उद्योग की तरह चलाया जा रहा है। हजारों युवक इससे जुड़े हुए हैं। गिरोह युवाओं को गिरफ्तार करने के लिए भी ट्रेनिंग देता है और अपराध करने के लिए भी, कि अगर सामने आने के पर जो पुलिस को क्या जवाब देने हैं। साथ के अंदर इसके लिए युवाओं को जो है अपराध करने की ट्रेनिंग भी देते हैं। इसमें से अधिकतर जो है कम पढ़े लिखे लोग होते हैं जो गांव से ऑपरेट करते हैं। साइबर विशेषज्ञ कहते हैं कि जो सेक्सटॉर्शन अब तक है जो कॉटेज इंडस्ट्रीज बन गया है। पहले विदेशों में इस तरह के अपराध होते थे, अब ये कस्बों की ओर जो है शिफ्ट हो गए हैं। कोरोना काल में लोगों की नौकरियां जा रही है, ऐसे में बहुत से लोग हैं साइबर अपराध और सेक्सटॉर्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे उन्हें जो है जो इजी मनी मिलती है और आसानी से पैसा जो कहीं से भी कमाया जा सकता है। पुलिस अधिकारी मानते हैं कि ये धंधा कई परतों में चलता है। फर्जी दस्तावेजों से खाते खोलने वाले लोग अलग होते हैं, कॉल करने वाले अलग होते हैं और फिर वसूली करने वाले अलग होते हैं। यूपी की साइबर शाखा के एक एसपी कहते हैं कि जो पैसा ऐसे अकाउंट में लिया जाता है जो कई बार जो है रिक्शे वाले या मजदूरों के नाम पर खोले जाते हैं। पुलिस टीम जब उन तक पहुंचती है तो पता चलता है कि उन्होंने जो है 1500 रुपए के लालच में अपने अकाउंट की जानकारी अपराधियों को दे दी थी। कुछ को तो पता भी नहीं होता कि उनका अकाउंट है जो इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ के अंदर अपराधी जो ट्रांजैक्शन होते ही एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर लेते हैं, फिर जो वॉलेट में पैसा पहुंचा देते हैं। ये एक जो तरह के ट्रांजैक्शन की जो मल्टी लेयर कर लेते हैं ताकि आखिर में पैसा जो है कहां गया ये पता ही नहीं चल पाए। दिल्ली पुलिस के अधिकारी बताते हैं कि जो अकाउंट खोलने में झारखंड, छत्तीसगढ़ या ओडिशा के जो रिमोट एरिया के लोगों का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पुलिस आसानी से न पहुंच सके। इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट के एक वकील और साइबर विशेषज्ञ कहते हैं कि इस तरह के रैकेट में फर्जी आधार कार्ड बनाए जाते हैं। इसके आधार पर फर्जी तरीके से सिम कार्ड लिए जाते हैं, फिर फर्जी बैंक अकाउंट खोले जाते हैं और सोशल मीडिया प्रोफाइल बना लिए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि पुलिस जो है, प्रशासन, जो रेगुलेटरी नेटवर्क सभी अपनी अपनी जो जवाबदेही के जो विफल हो रही है, क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक फर्जीवाड़ा है। जो बैरेक टॉक चला रहा है, साइबर एविडेंस कैसे कलेक्ट किया जाता है, डाटा को जो है कैसे प्रोसेस किया जाता है, डाटा को कहां से उठाना है, ये जो ऐसी बुनियादी बातें हैं जो अब हर पुलिसकर्मी को सिखाने की जरूरत है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो सका है। इसे इन स्टेप्स में है जो ट्रैक किया जा सकता है, तो जिसके अंदर जो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं कि किस तरह से जो है आरोपियों को पकड़ा जाता है। तो पहला स्टेप है कि साइबर एक्सपर्ट बताते हैं कि सबसे पहले उस अकाउंट का लिंक या नंबर सेव करे, क्योंकि इसकी मदद से पुलिस उस जो आईपी एड्रेस तक पहुंच सकती है जहां से जो है ब्लैकमेलर्स ऑपरेट कर रहे हैं। इसके अंदर दूसरा स्टेप ये है कि यूपी पुलिस की साइबर शाखा के एसपी की माने तो जो है सेक्सटॉर्शन का शिकार होने पर तुरंत जो है लोकल साइबर सेल या नजदीकी के थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराए। ऐसे मामलों में शिकायत करने वाले की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाती है। ब्लैकमेलर्स नंबर बदल बदल कर फोन करते हैं, इन सभी की जानकारी पुलिस को दे। साथ के अंदर तीसरा स्टेप इसमें है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील की माने तो कई जो बार है पुलिस पीड़ित से ही सवाल जवाब करती है। ऐसे सवालों से परेशान ना हो, अपनी एफआईआर दर्ज कराने पर जोर दे। जो है ऐसे मामले में आईटी एक्ट, धोखाधड़ी धारा 420 और आईपीसी की कुछ अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है। पुलिस से एफआईआर की कॉपी जरूर ले। अगर पुलिस की कार्रवाई में जरा सी भी ढील लगे तो जो है तुरंत किसी वकील की मदद ले। तो इस प्रकार से हैं जो इन तीन जो स्टेप्स के अंदर जो आदमी इस आरोपी को पकड़ा जा सकता है, ये तरीके हैं, इससे पकड़ा जा सकता है। साथ के अंदर अगर आपके साथ ऐसी कोई घटनाएं हो रही हो तो आप इसकी जानकारी पुलिस को जरूर दे, आसपास के थाने के अंदर जरूर दे, ताकि जो है आप इस लूट से यानी कि इस धोखे से आप बच सके जिस प्रकार से जो अभी ये गिरोह काम कर रहा है। तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सिंस इंडिपेंडेंस। साथ में अंग्रेजी में खबर पढ़ने के लिए हमारे सिंस इंडिपेंडेंस इंग्लिश के ऊपर जाकर आप जो है फेसबुक पर अंग्रेजी में वीडियो देख सकते हैं और अंग्रेजी के अंदर खबर भी पढ़ सकते हैं। तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सिंस इंडिपेंडेंस। अभी के लिए धन्यवाद।